हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि इसको हाइट एंड डिस्टेंस से भी जाना जाता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट आपको जानना होता है, एक क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो थोड़ा सा उसे समरी हम समझ लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए अगर आपके आई लेवल के, जिसे हॉरिजॉन्टल आई के हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहे हैं, आपके आई के हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर के डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो आई और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे मान लीजिए फैन को मैं अभी देख रहा हूँ, तो मेरे आई और फैन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं अपने आई के हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देख रहा हूँ, तो उसमें मेरे आई, मान लीजिए अभी मैं ये बुक ले लिया, तो बुक को जब मैं देख रहा हूँ तो आई के हॉरिजॉन्टल लेवल से मैं नीचे देख रहा हूँ, तो इस कंडीशन में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, इसी दो कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा स्क्रीन पे भी दे देगा, आप वहाँ से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन शुरू करते हैं डाउट के साथ। एक बच्चे का डाउट भी था। क्वेश्चन कह रहा है कि अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्राउंड। तो इसमें क्वेश्चन को पढ़ के आपको एक एक करके इन्फॉर्मेशन से बनाते जाना है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक कोई काइट है, तो काइट जो है हॉरिजॉन्टल लेवल से, अर्थ के हॉरिजॉन्टल लेवल से कितने मीटर की हाइट पे है, 75 मीटर की हाइट पे है। यहाँ पे आपका जो है क्या है, काइट है। इतनी बात समझ आ गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि क्वेश्चन पढ़ के इमेज को ड्रॉ करना। तो कह रहा था कि अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्राउंड अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। कह रहा है कि इसको एक स्ट्रिंग से अटैच्ड किया गया है जो कि 60 डिग्री के एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है। ये स्टेट बना लेंगे आप लोग। ये कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे। एक काइट है जो अर्थ ग्राउंड लेवल से 75 मीटर हाइट पे है। तो या तो आप स्ट्रेच इधर करेंगे स्ट्रिंग को, या तो इस डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में कर सकते हैं। बस एंगल कितने डिग्री लेना है, 60 डिग्री। फिर आगे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन इट। और ये भी साथ में बोला है कि इस क्वेश्चन के लिए जो √3 की वैल्यू आपको लेना है 1.732 लेना है। तो क्वेश्चन जब भी आप पढ़िए, अगर कोई कंडीशन देता है कि ये वैल्यू लेना है, तो आपको उसके साथ वो वैल्यू यूज करना होता है। अब आपको बेसिकली निकालना क्या है कि जो स्ट्रिंग यूज हो रहा है, मानते हुए कि ये स्लैक ना, मतलब एकदम स्ट्रेट है, उसका लेंथ निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लेंथ को हम क्या मान लेंगे, इसके लेंथ को मान लेंगे x। लिख लेंगे लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी द x मीटर। क्या मान लेंगे, x मीटर। क्यों मान लेंगे मीटर में, क्योंकि जो हाइट आपका दिया हुआ है ग्राउंड लेवल से वो भी मीटर में दिया है, इसलिए इसका लेंथ भी हम किस में मानेंगे, मीटर में मानेंगे। अगर चाहें तो आप यहाँ से नाम लिख सकते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ऑब्वियस सी बात है, ए बी, और यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, सी। अभी लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें बेसिकली इस ट्राइंगल में साइन थीटा या टेन थीटा ज़्यादातर यूज़ होता है। अभी देखिए हमें रेशियो किस में चाहिए, ये तो है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। और ये अगर एंगल ये है तो इसके सामने वाले को हम क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पहला क्वेश्चन, इसलिए पूरे डिटेल में बताते हैं। अभी हम लोग का स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब बताइए ऐसा रेशियो किस में आता है, या तो कोसेक थीटा में होता है या तो साइन थीटा में। तो लिखेंगे बिकॉज हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। थीटा की वैल्यू क्या है बाबू, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, 75, और हाइपोटेनियस कितना है, x। 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये 75 हो गया, और ये आपका क्या है, सॉरी x है। अब क्या बोला था क्वेश्चन में, ये कहा था कि √3 की वैल्यू कितना लेना है, 1.732। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.732 और 75/x।
अगर आपको इजी करना है तो इससे इसको यहीं से डिवाइड कर लीजिए। 0.17 है, 2 8 जा 16, 1 3 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, नीचे 1 लिख लीजिए। 75 बाई क्या हो जाएगा x। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी x को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, x इक्वल्स टू 75 बाई 0.866। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जब 75 को 0.866 से डिवाइड करेंगे तो 86.6 आ जाएगा, जो कि आपके इस स्ट्रिंग का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो आई होप आपको पहले क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है कि आपको फिगर कैसे, इमेज कैसे बनाना है, एंगल कौन कौन सा लेना है, रेशियो क्या लेना है, आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन पे, नोट करिए। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोक पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। कह रहा है कि एक स्ट्रेट कोई पेड़ था, ट्री था, और ट्री क्या हुआ कि जब एक स्टॉर्म आया, स्टॉर्म का मतलब आंधी आया, तो मानते हैं कि ये आपका टोटल, चलिए एक बार और स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, ये एनसीईआरटी का है। एक कोई स्ट्रेट ट्री था और ट्री क्या हो गया, स्टॉर्म आया, तो मानते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर हाइट मान लेते हैं, सपोज दैट यहाँ से ब्रेक हो गया, और ये ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं अर्थ से जाके लगेगा। मानते हैं कि ये पॉइंट आके यहाँ पे लग गया, और साथ में ये कह रहा है कि जिस ग्राउंड से जब लग रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ध्यान से समझिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। ये मान लेते टोटल ट्री की हाइट थी, स्ट्रेट ये बनी नहीं है, आपको स्ट्रेट बनाना है, ठीक है। ये ट्री की हाइट थी और जब स्टॉर्म आया तो यहाँ से बेंड होके अर्थ से जाके लग गया, ठीक है। और कह रहे अर्थ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर आगे ये बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। कह रहा है कि जो इसका फुट है, ट्री का फुट है, और जहाँ पे बेंड होके लगा है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है 8 दिया हुआ है, 8 मीटर। कितना दिया है, 8 मीटर। तो आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, बताना है कि ट्री की हाइट कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि ये ट्री की जो टोटल हाइट थी वो कितनी है, h है। टोटल हाइट हमने ट्री का क्या कंसीडर कर लिया, h। अगर मान लो हम मान लें कि जो डिस्टेंस है जहाँ से ब्रेक हुआ ये x है, क्या है आपका, x है, तो इस पार्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, h माइनस x, क्या हो जाएगा। तो यही पार्ट यहाँ पे लगा है, यानी कि अगर इसकी भी बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, h माइनस x। इसमें कोई दिक्कत, इतनी बात आपको समझनी है। लिखेंगे लेट हाइट ऑफ ट्री बी द h मीटर। क्या मान लेंगे बाबू, h मीटर। अगर नाम लेना चाहो तो a, b और इसे क्या बोल देना, c। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। और पहले क्वेश्चन के जैसे यहाँ भी अगर ध्यान दीजिए तो एक बार परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रेशियो चाहिए, और एक बार फिर से बेस और परपेंडिकुलर में रेशियो चाहिए, यानी 2 बार इस ट्रायंगल में कंसीडर करना पड़ेगा। बस ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो लिखेंगे बिकॉज हम जानते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे थीटा कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर कितना है, x है, यही ना परपेंडिकुलर है a से लेके c तक, और बेस अभी क्या है आपका 8 है। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू x बाई 8। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें जब, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये √3x इज इक्वल टू 8 मिल गया, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8/√3। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। हमें x की तो वैल्यू निकालनी नहीं है, हमें तो पूरे ट्री की वैल्यू निकालनी है ना, कितनी हाइट थी। फिर लिखेंगे अगेन बिकॉज हम जानते हैं साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, x, और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है, h माइनस x। 30 की वैल्यू 1/2,
और x बाई h माइनस x। अब यहाँ पे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए। यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h माइनस एक्स इक्वल टू 2 का x मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 2x। तो h इज इक्वल टू 2x, माइनस से ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो h इज इक्वल टू 3x। अब x की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या है 8/√3। क्या दिया हुआ है 8/√3। तो 8/√3 हम ट्रिग्नोमेट्री में इस 3 की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो इससे जब इसको कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार में करता √3 टाइम में। h इक्वल टू कितना आ गया 8/√3 और आंसर किस में है मीटर में। यही आपके ट्री की हाइट थी। कंडीशन में चूंकि कोई दिया नहीं है कि √3 की वैल्यू ही रखना है तो आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का ट्री से रिलेटेड या कोई और देगा वो बेंड हो गया तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है A 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from the 30 meter tall building। ध्यान से समझेंगे कि एक 30 मीटर हाइट की कोई बिल्डिंग है। इसकी हाइट कितनी मीटर है, एक बिल्डिंग है, इसकी बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है। अब ये कह रहा है कि इसी के सामने एक कोई लड़का है जिसका हाइट कितना है, इस बॉय की हाइट दी हुई है 1.5 मीटर। कितना दिया है 1.5 मीटर। एक बॉय है इस बिल्डिंग के सामने खड़ा है 30 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग के सामने और इसका जो हाइट है लड़के की कितनी दी हुई है 1.5 मीटर। आगे क्या कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए जब कभी भी ऐसा कंडीशन आएगा तो इतना ध्यान देना है कि जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास चलते चले जाएंगे एंगल आपका क्या हो जाएगा बढ़ता चला जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा तो कह रहा है कि पहले किसी पॉइंट से जब ये देख रहा है तो इसके बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 30। तो क्या हम मान लो इस तरीके का एक लाइन ड्रॉ कर दें और यहाँ पे भी अगर इस तरीके का एक लाइन ड्रॉ कर दें तो जितना डिस्टेंस इसके बीच का होगा उतना ही डिस्टेंस इसके बीच का होगा। अब जरा ध्यान दीजिए कह रहे हैं यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। अगर ये 1.5 मीटर है तो यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस भी कितना रिप्रेजेंट करेगा 1.5 मीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन एक बार और समझिए। 30 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, उसके सामने 1.5 मीटर टाल एक बच्चा खड़ा है। कह रहा है कि पहले जब इसके बिल्डिंग के एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, मतलब नीचे से कहाँ देख रहे हैं ऊपर देख रहे हैं तो 30 डिग्री हो रहा है। तो जब ये जितना डिस्टेंस होगा इसका भी वही डिस्टेंस सेम हो जाएगा सिमिलैरिटी की वजह से। और फिर आगे क्या है कह रहा है कि जब कुछ डिस्टेंस आगे जा रहा है बिल्डिंग के तरफ से तो एंगल 30 डिग्री से बदल के कितना डिग्री हो जा रहा है 60 डिग्री। तो मानते हैं कि यहाँ पे जब आया तो एंगल ये कितने डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री से चेंज होकर 60 डिग्री हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया। फिर आगे ये कह रहा है क्वेश्चन ये 30 डिग्री टू एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। जैसे ही बिल्डिंग की तरफ गया फाइंड द डिस्टेंस द वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। आपको बताना है कि वो जो बॉय था वो जो लड़का था बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस वॉक करके गया है। क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक x मीटर वॉक करके वो गया बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए टोटल 30 है। अगर यहाँ तक की हम हाइट निकालें तो 30.0 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.5 तो कैरी लेगा 5 हो जाएगा। 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 28.5 मीटर। कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। अगर हम नाम ले लें यहाँ पे A B और इसे क्या मान लें C और ये हो जाएगा आपका D। तो हम ये मानते हैं कि जो बॉय था वो बिल्डिंग की तरफ कितना वॉक करके गया है x मीटर। कितना मीटर x मीटर। और मान लो अगर हम सपोज करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है y है, तो अगर ये डिस्टेंस हमें निकालना है B और C के बीच का तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन इसलिए ध्यान से इसको समझेंगे। तो ये चीज़ें समझ आ गई। अब लिखेंगे लेट डिस्टेंस वॉक बाय
द बॉय बी द एक्स मीटर। हमने क्या मान लिया कि जो बच्चे द्वारा बॉय के द्वारा वॉकिंग किया हुआ डिस्टेंस था वो कितना था, एक्स मीटर। कैलकुलेट ये करना है, लेकिन अभी देखिएगा किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार हम छोटा ट्रायंगल लेंगे बी सी डी और एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए सी डी। चले आगे। ओके, लिखेंगे इन ट्रायंगल। पहले कौन सा ट्रायंगल है आप लोग बताइए, छोटा वाला या बड़ा वाला? बड़ा। चलिए भाई, जैसी प्रभु की इच्छा। ए बी सी, पहले हम ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, ए बी सी नहीं बल्कि ए सी डी। क्या होगा ट्रायंगल बड़ा वाला, ए सी डी। रेशियो अब तो आसानी से आप समझ जाएंगे, ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे बिकॉज हम जानते हैं टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई कितना होता है, बेस होता है। परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस। जब ये बड़ा ट्रायंगल लेना है ए सी डी तो एंगल कितने डिग्री लेंगे, तो tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपका है 28.5। कन्फ्यूज हो कि ये मत ले लीजिएगा 30 वाला, क्योंकि सिर्फ आप सी डी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, सी डी। तो सी डी हमने क्या निकालना है, 28.5 और बेस आपका क्या है, वाई। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/√3, 28.5 वाई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से y आ गया, y का 1 मल्टीप्लाई करेंगे y और 28.5 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 28.5/√3 मीटर। अब ये किसकी वैल्यू आया, y का। फिर लिखेंगे अगेन, हम जानते हैं फिर हमें क्या लेना है, इन ट्रायंगल क्या लेंगे बाबू, छोटा वाला बी सी डी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी सी डी। अब रेशियो क्या आएगा, सेम वही होगा। ये आपका परपेंडिकुलर है, सॉरी ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर इस बार क्या है, वही है 28.5 और बेस इस बार y-x। 60 की वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू 28.5 और y-x है। नीचे क्या लिखेंगे, 1 √3 और ये हो जाएगा y-x इज इक्वल्स टू 28.5। ये कैसे हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई। y-x का √3 में कहिए तो y-x और 1 का 28.5 में करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 28.5 √3। तो पुट कर लीजिए 28.5 √3 और माइनस यहाँ पे क्या है आपका x इज इक्वल टू 28.5। आप ध्यान से देखना बाबू, √3 का जब 28.5 है आपका, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 का 3 हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा 28.5। अब मल्टीप्लाई करिए 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, कैरी 1 25, 3 2 जा 6 2 8, 85 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 85.5 और √3 का x में करेंगे √3x इज इक्वल टू 28 पॉइंट कितना हो गया 5। तो माइनस का √3x इज इक्वल टू 28.5 प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 85.5 माइनस रूट का 3x। अब ध्यान दीजिए ये वैल्यू बड़ा है और ये वैल्यू छोटा है तो नेगेटिव का ही आंसर आएगा। मतलब इसमें से हमें माइनस अगर कर देना है, माइनस क्या करना है 28.5, तो ये 0 हो गया। 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 5, यानी कि माइनस का 57। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो x इज इक्वल टू जो बचा हुआ पार्ट है मैं वहाँ पे लगा दे रहा हूँ, तो √x इज इक्वल टू 57/√3। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि रूट जब भी डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू रहेगी उसको सॉल्व करके डिनोमिनेटर से क्या करते हैं हटा देंगे। तो रूट हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से दोनों में। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 57√3 और √3 में 3 करेंगे 3, क्या ये कट जाएगा क्या, कितनी बार में 3 बन जाए और 2 7 3 9 27√3। और चूंकि इसमें भी कुछ बोला नहीं है रखने के लिए, तो आपका जो कितने मीटर चल के गया बिल्डिंग के तरफ 19√3 मीटर, कितने मीटर 19√3 मीटर।
तो ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार रिपीट करके वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे और उस इमेज को बनाएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि इस चैप्टर में आप जब भी पढ़ेंगे क्वेश्चन तो सबसे पहले इमेज ड्रॉ करना होता है। अगर सही बन गया तो आंसर भी आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिटिंग टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। क्वेश्चन ध्यान से समझो। कह रहे हैं कि एक कोई ट्रांसमिटिंग टावर है जो कि 20 मीटर हाइट वाले मकान के ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर है। तो सबसे पहले एक 20 मीटर हाइट का हम क्या बना लेंगे, एक मानते हैं कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर है। अब कह रहे हैं इसके ऊपर एक ट्रांसमिटिंग टावर लगा, इसके ऊपर मान लेते हैं कि ये टावर है और इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है, इस टावर की हाइट क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। कह रहा है कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक बार इसके टॉप और एक बार इसके बॉटम। क्वेश्चन यही ध्यान देना इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको बताना ज़रूरी समझा। एक बार और समझ लिख कर रहा था, 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिटिंग टावर लगा है और अर्थ के किसी एक पॉइंट से इसके एक टॉप और इसके बॉटम का एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। पहले बात कर रहा है कि टॉप ऑफ अ ट्रांसमिटिंग टावर फिक्स एट 20 मीटर हाइट 45 मीटर, ठीक है। बॉटम एंड टॉप बोला है, पहले ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि ग्राउंड मतलब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। पहले किसकी बात हुई है, बॉटम, यानी पहले यहाँ से जो ये एंगल इसके बॉटम से बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। और फिर इसी के टॉप से ट्रांसमिटिंग टावर आपका है, ये जो पूरा एंगल हम ले रहे हैं ये पूरा, ये कितने डिग्री का है आपका, 60 डिग्री का। इमेज समझ आ गया कैसे ड्रॉ हुआ है। तो आपको बताना है कि हाइट क्या है, आपको क्या बताना है कि टावर की जो हाइट वो क्या है। तो हमने टावर की हाइट क्या मान लिया है, लिख लेंगे लेट हाइट ऑफ टावर बी द h मीटर। अगर किसी को इमेज में कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बोल सकते हैं, आगे चले ना। यहाँ पे ए से ले लेंगे, इसे b और इस पॉइंट को क्या मान लिया जाए, c, और इस पॉइंट को d। अगर b और d की हाइट की बात करेंगे तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे आप, 20 प्लस h लेंगे। पूरी हाइट की जब बात होगी तो 20 प्लस क्या लेना पड़ेगा आपको, h लेना पड़ेगा। इस बेस की ज़रूरत पड़ेगी तो बेस को रैंडमली हम कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं, क्योंकि वैल्यू पता नहीं, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो एक बार छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे और एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। अभी देखो हमने ट्रायंगल ABC लिया, एक बार ABC छोटा वाला ट्रायंगल, फिर AB और क्या लेंगे, D लेंगे। तो जब ABC लेंगे तो एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। यहाँ देख रहा है परपेंडिकुलर है और ये क्या है आपका, बेस है। तो हम जानते हैं ऐसा रेशियो tan थीटा में, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा की वैल्यू कितने डिग्री है, 45 डिग्री। बेस कितना है आपका, x, बेस x है और परपेंडिकुलर, सॉरी उल्टा मैंने रख दिया, आपका परपेंडिकुलर पहले परपेंडिकुलर 20 है और बेस क्या है आपका x। 45 की वैल्यू 1, तो 20/x हो गया। ये छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन इमेज में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए गलत आ जाता है। x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे x और ये 20, ये आपका क्या आ गया 20, और चूँकि मेजरमेंट मीटर में है तो ये भी मीटर होगा। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल AB और क्या लेंगे इस बार D, ABD। रेशियो वही होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। आप में से बता दीजिए फटाफट, थीटा की वैल्यू इस बार क्या लेंगे, 60 डिग्री। तो थीटा की जगह पे 60 डिग्री और परपेंडिकुलर क्या होगा इस बार, ये पूरा D और D, 20 प्लस h और बेस क्या है आपका x। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, और 20 प्लस h बाई क्या होगा, नीचे 1 लिख लेंगे। अब चाहो तो यहीं पे h की वैल्यू रख लो, h की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू कितना है 20 है, तो रख लेते हैं।
यहाँ पे 20 प्लस एच का 1 में होगा 20 प्लस एच, और √3 का x में होगा तो √3x हो गया। यहाँ पे लगा दिया जाए h इज इक्वल टू एक्स के जगह पे हम लिख रहे हैं 20, तो ये हो जाएगा, जब 20 रखेंगे 20√3 और ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो h इज इक्वल टू 20 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ √3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर क्वेश्चन में √3 की कोई वैल्यू कहेगा कि पुट करना है 1.73 या 1.732 तो यहाँ पे आपको रखना होगा। अगर कोई कंडीशन नहीं दिया तो आप ऐसे भी आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दे दिया जाएगा क्वेश्चन, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल है, मतलब समझ लो आमने सामने एक तरफ आपका क्या है बिल्डिंग है और एक तरफ क्या है मकान। एक बार मकान से जो बिल्डिंग है उसके टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और फिर एक बार टावर के से और बिल्डिंग के क्या बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब इसको देखते हैं, ये भी बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है 30 डिग्री 60 डिग्री इफ़ द टावर कह रहे कि 50 मीटर हाइट है। अगर टावर की हाइट 50 मीटर दे दिया है तो आपको बताना है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अभी यहाँ पे कह रहा है, पहले ही गड़बड़ हो गया, ये स्ट्रेट रहेगा, यहाँ पे एक आपका हो गया, मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, क्या है आपकी बिल्डिंग है, और इसके सामने जो है ये टावर है। अब एक चीज़ हमें पता नहीं है, और चूंकि देखो ज़्यादातर कंडीशन में यही देखा गया बिल्डिंग टावर से छोटा होता है, तो हम टावर को थोड़ा सा क्या बनाएंगे बड़ा बनाएंगे और बिल्डिंग को क्या बनाएंगे छोटा। यही ज़्यादातर केस में ही होता है कि टावर बिल्डिंग से बड़ा होता है और बिल्डिंग क्या होता है छोटा होता है। तो ये मान लेते हैं आपकी बिल्डिंग है और ये मान लेते हैं आपका टावर है, जिसका हाइट दे दिया है, किसकी हाइट दी हुई है इफ़ द टावर, ओके, टावर की जो हाइट दी हुई है इसकी हाइट ये कितनी दी हुई है 50 मीटर। इतनी बात अभी समझ आ गई कि आमने सामने एक टावर है और एक क्या है बिल्डिंग है। जो टावर की हाइट है 50 मीटर दे दी है। अब आगे समझते हैं, अब आगे ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। कह रहा है कि जो बिल्डिंग है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बना रहा है, ये बना रहा है आपका 30 डिग्री से। तो क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलत होने के चांसेस कम है। फिर आगे पढ़िए, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, इसके फुट से ये जो एंगल है कितने डिग्री का बन रहा है, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। ये यहाँ पे जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। क्वेश्चन आप समझ आ गया। अब ध्यान से देखिए, इसको बेसिकली हम मान लेते हैं एक नॉर्मली x है, इसको क्या मान लेते हैं x, सुविधा के लिए हर क्वेश्चन में x मान लेते हैं। हमें बेसिकली फाइंड करना है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो इस बिल्डिंग की हाइट हमने क्या मान लेंगे h मान लेंगे, लिख लेंगे लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्या हुआ, हाँ अभी नाम दे दिया जा रहा है, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी द h मीटर। यहाँ पे नाम भी मैं लिख दे रहा हूँ A B, इसे क्या बोल दिया जाए C, और इसे क्या बोल दिया जाए D। नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, क्रम से लेंगे ABC या PQR, इस ऑर्डर में लेंगे। इमेज अगर समझ आ गया हो तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए इमेज को एकदम सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ के बनाना होता है। इसलिए जब इजी क्वेश्चन आते हैं तो उसे थोड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं, जो लगता है कि ये तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर, फटाफट लगा लीजिए, ताकि इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक आध मिनट उस पर एक्स्ट्रा टाइम दे सके। ओके, चलिए हम लिखेंगे कोई भी एक ट्रायंगल, पहले मैं छोटा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ ABD लिखूँ। यहाँ पे आप अगर ABC भी पहले ले लोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, पहले वही ले लें क्या, चलिए भाई आपकी खुशी के लिए वही कर देते हैं, इन ट्रायंगल ABC।
अभी बताओ, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये पूरा कितने डिग्री का है 90। तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। तो एज यूजुअल हम जानते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा कितने डिग्री है 30। ये वाला एंगल है, इसी एक कन्फ्यूजन नहीं होना। देखो ए बी सी है तो एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है 50 और बेस क्या है tan 60 की वैल्यू √3 तो 50/x। आप सीधे सीधे क्या करो, एक लाइन अगर बचाना है टाइम तो x को यहाँ पे तो √3 को इन दोनों को आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, इनडायरेक्टली अगर करेंगे तो √3x = 50 होगा अगर क्रॉस मल्टीप्लाइज लगाओगे। चलो भाई अब बता ही देते हैं, √3 कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा। अभी मीटर लिख देंगे इसमें, x की वैल्यू तो हमें फाइंड नहीं करनी है, निकालना तो h है। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD रेशियो किसका लेंगे, ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर और बेस, फिर वही लेना पड़ेगा। अभी क्या देख रहे हैं कि ज़्यादातर कंडीशन में आपको tan थीटा का रेशियो लेना पड़ा है। ABD रहना सर इन ट्रायंगल। बहुत बढ़िया, ऐसे ही ध्यान देते रहिए, गलत नहीं होने देंगे आप लोग। चलिए AB और D, हमने ट्राइंगल क्या लिया ABD। अभी ये बताओ परपेंडिकुलर क्या है, थीटा की वैल्यू इस बार क्या लेंगे 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है और बेस क्या है आपका 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 = h/, और यहाँ पे x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h का √3 में तो √3h हो जाएगा x। अब वैल्यू रख दीजिए √3h = x, उधर जब ट्रांसफ़र करेंगे x की वैल्यू कितनी है 50/√3 तो रूट का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो h = क्या जाएगा वो 50/√3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन बदलना चाहते हैं तो 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18। पॉइंट में नहीं हमको लाना है, हम फ्रैक्शन में निकाल देंगे। कितनी बार में चला जाएगा 7 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 16:2/3 मीटर। डेसिमल में आंसर लाने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ भी छोड़ दोगे टाइम नहीं है तब भी आपका चलेगा। ठीक है, तो समझ आ गया ना, ओके नोट करिए। चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी। अगर फ़ायदा मिलेगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सके। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट था कि हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन की उसमें बात हो रही है। ध्यान से समझेंगे, कह रहा है फ्रॉम द ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जिसका हाइट की बात करें, एक लाइट हाउस है। देखिए क्वेश्चन पढ़ के आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना होगा। कह रहा है कि एक लाइट हाउस है जिस पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। इस पॉइंट पे, इस 75 मीटर हाइट पे लाइट हाउस पे क्या बैठा हुआ है, कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। अब कह रहा है कि द लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, मतलब सी लेवल ऐसे मान लेते हैं, सी लेवल है, सी लेवल से 75 मीटर हाइट पे एक लाइट हाउस है, उस लाइट हाउस पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है। एक एक पॉइंट ध्यान से समझिए। फिर आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि ये व्यक्ति ऊपर से कहाँ को देख रहा है, नीचे को देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से आप देख रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 शिप्स हैं जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जिनका है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये बताओ, एक हो जाएगा यहाँ पे कोई ले लेते हैं शिप इस पॉइंट पे, और ये कह रहे हैं कि ये 30 डिग्री के एंगल पे है। आपको बताया गया था जैसे जैसे आप किसी बेस की तरफ पहुँचे जाएंगे एंगल आपका क्या होता है, बढ़ता जाता है। इससे जितना दूर जाएंगे एंगल उतना ही क्या होता जाएगा, कम। तो एक कह रहा 30, 45 कह रहा, तो क्या इधर बनाएंगे, नहीं, बिल्कुल आगे बनेगा। यानी दूसरा शिप मान लेते हैं यहाँ पे था, और यहाँ से ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये माना जा रहा है कि एक जो जहाज है, एक जो शिप है, जस्ट एक दूसरे के आगे पीछे है। मतलब एक अगर इस पॉइंट पे ए पे है तो दूसरा हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट बी पे है। इतनी बात समझ आ गई।
क्वेश्चन अगर आपने इमेज बना दिया तो ट्रायंगल सॉल्व करना तो आई थिंक बहुत इजी है। यही कंफ्यूजन करता होगा कि कैसे कहाँ पे पॉइंट लें। तो एक बार और समझ लीजिए, कोई हाइट थी सी लेवल से 75 मीटर, दो सीप्स से जो कोई व्यक्ति देख रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही थी, इसलिए हमें वैसे भी समुद्र की बात आई तो जहाज तो पानी के अंदर ही होगा। तो एक 30 डिग्री था और जैसे जैसे बेस पे जाते हैं एंगल बढ़ता जाता है, तो इसे समझ आ गया दूसरा इसके आगे, यानी 45 डिग्री वाला इधर होगा। इतनी बात समझ आ गई। अब और क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। आपको बताना है कि इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेंगे, x, और नाम अगर हम ए बी इसे ले लें तो इसे c बोल देंगे और इसे d। तो लिखेंगे लेट डिस्टेंस बिटवीन देम बी द x मीटर। क्या मान लिए बाल को, दोनों जहाज़ों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर है, x मीटर है। हमको ये भी तो डिस्टेंस चाहिए, इसको रैंडमली हम मान लेते हैं, ये x मान लिए तो ये y हो जाएगा। अब ये बताइए पूरे AC की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या लेंगे, x प्लस y। ये सारा छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको समझते रहना है। अब इसमें भी एज यूजुअल दो ट्रायंगल बनेगा, दोनों को सॉल्व करना है। तो पहले मैं लेता हूँ BCD, लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। क्या लूँगा, BCD। अब जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब कहोगे सर यही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जब 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस ये दोनों हो जाएगा, तो बचा ये परपेंडिकुलर और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस। तो tan थीटा ले लेंगे। थीटा की वैल्यू ये बताओ छोटे वाले ट्रायंगल में क्या लेंगे, 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, 75 है और बेस क्या है आपका y। 45 की डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/y। तो कितना इजी, यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिल गया, y हो गया 75। क्या हो गया, छोड़ दिया जाए, नहीं अभी तो जहाँ पहुँचना है वो बाकी ही है। अब फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD। अब बता दीजिए बाबू, तो रेशियो फिर क्या लेंगे, वही लेंगे, बिकॉज हम जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा कितने डिग्री है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है आपका, और इस बार बेस क्या लेना है, x प्लस वाई। 30 की वैल्यू 1/√3। और क्वेश्चन जब भी आप पढ़ेंगे देख लेंगे कहीं कंडीशन कुछ तो नहीं दिया है रूट की वैल्यू रखने के लिए, नहीं दिया तो आप रूट में ही वैल्यू छोड़ सकते हैं। ये 75 हो गया और x की वैल्यू तो नहीं रखना हमें, y की वैल्यू यहीं पे रख देते हैं, x प्लस क्या रख देंगे 75। अब फिर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x प्लस 75 कवर में होगा तो x प्लस 75 हो जाएगा इज इक्वल टू 75√3 का होगा तो ये कितना आएगा 75√3। तो x इज इक्वल टू 75√3 प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 75 है ना, दोनों में हम कॉमन क्या कर सकते हैं बाबू 75, तो √3 - 1 आ जाएगा। और आपके NCERT में यही आंसर दे रखा है। अगर आप चाहते हैं नहीं सर हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, हम कहाँ रोक रहे हैं आप लोग को। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75। और बेसिकली आप 2 डिजिट तक ले लेते हैं √3 की वैल्यू। √3 की वैल्यू क्या ले सकते हैं 1.73, तो लिख लीजिए 1.73 और माइनस आपका क्या है 1। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू 1.73 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.73 और यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं नहीं करूँगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में गुणा करके तुरंत भेजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 और हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको टाइम फाइंड करना है, तो एक एक पॉइंट ध्यान से देखना है, मिस नहीं करना है कहीं भी। सभी लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर इस क्वेश्चन को तुरंत समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक स्टेट हाईवे जो कहाँ जा रहा है, टावर की तरफ जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। बताओ मूर्खों, जैसे टावर पे क्या है, कोई बोला था उसको लेकिन है तो अब लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति है जो किसी टावर पे था यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आगे अभी क्या करेगा वो। एक हाईवे है जो कहाँ जा रहा है, हाईवे जो है वो जा रहा है इधर टावर के तरफ। ठीक है, तो जाने दिया जाए, हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं क्या। तो इतना समझना है कि ये आपका टावर है, इस पर कोई पर्सन है, व्यक्ति है, एक स्टेट हाईवे है जो कि कहाँ पे जा रही है, टावर के तरफ जा रही है। फिर कह रहा है
कि जो मैन ऊपर बैठा हुआ है, अ मैन स्टैंडिंग इन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन आया था तो उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने बताना भूल गया। देखो इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि ह्यूमन जो है, व्यक्ति जो है, उसके आई लेवल से वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो एंगल कुछ इस तरीके से फॉर्म्ड हो रहा है। मानते हैं पहले जो कार था पॉइंट ए पे था, कहाँ पे था, तो एंगल जो फॉर्म्ड हो रहा है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे जो एंगल हो रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। लेकिन ये दोनों लाइन पैरेलल होती है तो ये दोनों कौन से एंगल हो जाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं। कौन से एंगल, तो यही रीजन हम पिछले क्वेश्चन में वो थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वहाँ भी यही था। ऊपर से जब देख रहा था तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से कितने डिग्री हो गया है, मतलब ये वाला एंगल यहाँ पे आ गया 30 डिग्री का। ठीक है, ये व्यक्ति है, कार जा रहा है कहाँ की तरफ, इस टावर की तरफ जा रही है। टावर है आपका क्या दिया हो, ठीक है, टावर की तरफ जा रहा है कार, वो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, पहले देख रहा है कि वो 30 डिग्री था, कितने डिग्री पे था, 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर की तरफ जा रहा है। कुछ समय बाद जब देख रहा है टूवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, कोई स्पीड से जा रहा है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड बी टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद से देखा जा रहा है कि इसी पॉइंट से ये जो एंगल चेंज होके कितने डिग्री हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब आपको ये बताना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंचने में, मतलब मान लीजिए बी से सी पे पहुंचने में कितना टाइम लगा। समझा क्या क्वेश्चन, इसमें 2-3 चीज़ें मान लेंगे, लिख लेंगे लेट डिस्टेंस बिटवीन बी सी बी द एक्स मीटर। ध्यान से देखना बाबू, बी और सी के बीच का डिस्टेंस हम क्या मान ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें बहुत सारा ढेर सारा कॉन्सेप्ट आएगा। एंड स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू, और चूंकि जो डिस्टेंस आपका दिया था, ठीक है, ये मान लेते हैं हम x मीटर पर सेकेंड। क्या मान लेते हैं, x मीटर पर सेकेंड। चूँकि जब हम इसको मीटर में मार रहे हैं और इस चूँकि टाइम सेकेंड में है तो मीटर ही कवर करेगा, किलोमीटर तो जाएगा नहीं, तो हम माने हैं इसको मीटर में, यानी इससे यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस माने हैं कितना है, x है। बेसिकली टाइम हमें निकालना है, लेकिन अभी मान लेना इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, और कार का जो स्पीड है x मीटर पर सेकेंड है। तो लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो आप ये बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमने मार रखा है x है, और ये कह रहा था कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने में 6 सेकंड, क्वेश्चन में दे दिया है कितने सेकंड लग रहे हैं, 6 सेकंड में वो पहुंच जा रहा है। तो ये बताइए अगर इसके बीच का हम डिस्टेंस निकाल दें, कैपिटल में ही अगर मैं लिख लूँ, तो ये कितना आ गया आपका 6x, यानी यहाँ से लेके इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। और एक काम करते हैं, चूँकि जब ये डिस्टेंस x मान लियो तो इसे क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, क्यों y मानना पड़ रहा है, क्योंकि सेम तो वैल्यू ले नहीं सकते हैं। तो जब ये y मानेंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6y, और यहाँ भी क्या लिख देंगे 6y। और a से c के बीच का डिस्टेंस जब लेना होगा तो 6y प्लस क्या लेना पड़ेगा, x। और इसकी हाइट हम मान लेते हैं क्या है, बिल्डिंग की वैसे नॉर्मली हाइट मान लेते हैं h। अब देखो इसमें 3 वेरिएबल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। हम इसके बीच का डिस्टेंस x मान लिए थे, और कह रहा था इस पॉइंट से इस पॉइंट में 6 सेकंड पहुंच रहा है, और जब इसकी स्पीड है तो हम डिस्टेंस निकाल लिए, स्पीड इनटू टाइम से इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 6y आ गया। और जब पूरा डिस्टेंस लेना होगा तो 6y प्लस x। अब एक एक ट्रायंगल हम सॉल्व करते हैं। x की जब वैल्यू निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे, आसानी से x की वैल्यू निकल जाएगी तो हम निकाल लेंगे तो b से c तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, या अगर आप सपोज दैट ये भी नहीं मानना चाहते हो, कि अगर आप चाहते हो कि सर हमको ये लेना ही नहीं है, और इजी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, डिस्टेंस की जगह पे मैं थोड़ा सा यहाँ सेंटेंस बदल देता हूँ, लेट टाइम टेकन टू रीच
टाइम टेकन टू रीच B to C बी द T सेकेंड। क्या मान लिया मैंने? मान लिया कि B से C तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? T सेकेंड लगा। अब जिस तरह से हमने AB के बीच का डिस्टेंस निकाला उसी तरह से हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन BC। क्या हो जाएगा बाबू? आपका टाइम कितना है? टाइम क्या माना है हमने? टाइम T माना है। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड आपका y है और टाइम t है, तो इसके बीच क्या आ जाएगा yt। पिछले बार भी शायद हमने ऐसे ही सॉल्व किया था, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा yt। इससे कहोगे सर फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ दो ही वेरिएबल आपको मिलेगा। कितने वेरिएबल मिलेंगे? दो वेरिएबल। अब ईजी हो जाएगा, अब आसानी से आप यहाँ सॉल्व कर पाएंगे। हमने क्या मान लिया कि B से C तक पहुँचने में t लगेगा, और जब स्पीड y है तो स्पीड इंटू टाइम से इसके बीच का डिस्टेंस yt आ गया। क्या आ गया आपका? yt। है कि नहीं? ये बढ़िया क्वेश्चन। तो आगे ध्यान से देखेंगे। पहले छोटा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल पहले लेंगे BC और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? D। अब बताओ अब रेशियो क्या लेंगे हम? ये 90 डिग्री तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा? बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस यही लेंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ कितने डिग्री है? और परपेंडिकुलर आपका h है और बेस क्या है? yt। बेस आपका yt हो गया। 60 की वैल्यू क्या रखते हैं? √3 और h/yt। नीचे वहाँ लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो h का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? √3yt, और इसे क्या मान लेंगे? ठीक है। अब लास्ट हमें ACD लेना पड़ेगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD। ध्यान से समझो, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया ना? फिर वही लेंगे tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। इस बार बताइए थीटा की वैल्यू कितने डिग्री है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपका क्या है? और बेस आपका 6y + yt। 6y + yt। 30 की वैल्यू कितना होता है? 1/√3। h की वैल्यू रख देते हैं क्या है? √3yt। क्या है आपका? √3yt। इन दोनों में देखो बाबू 6y है + yt, तो y कॉमन कर सकते हैं क्या? तो y जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6 और y निकल गया, यहाँ पे क्या बचा आपका t। y से y को क्या करेंगे? कैंसल आउट कर दिए। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। √3 का √3 t में करेंगे तो ये हो जाएगा 3t = 6 + t। तो 3t प्लस इधर आएगा -t हो जाएगा = 6। 3t में से t को सबट्रैक्ट करेंगे कितना होगा? 2t = 6। तो कैंसिल आउट कर देंगे, t की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड। यानी कि आपको B से C तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड लगा। तो यदि आप लोग को मेहनत अच्छा लगा होगा, जितने भी सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं वो अच्छा लगा हो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।